देखिए, आज हम आप लोगों को यांत्रिक गुण के बारे में बताएंगे। लोहा में यांत्रिक गुण क्या होता है। हर वस्तु का अपना अपना गुण होता है। उसी प्रकार लोहा के यांत्रिक गुणों के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। नंबर 1, आपका लोहा का यांत्रिक गुण क्या होता है? तन्यता। नंबर 2, आपका घात वर्धनीयता। फिर इसके बाद आपका आता है नंबर 3 पे लचीलापन। आप इसके बाद नंबर 4 में आता है आपका प्लास्टिकता। नंबर 5 पे आता है आपका कठोरता का गुण, कैसे लोहा को कठोर होना चाहिए। और 6 पे आता है हमारा चिमड़ापन। नंबर 7 पे आता है हमारा भंगुरता। इसके अलावा हमारा आता है टेंसिटी। नंबर 9 पे 8 पे टेंसिटी। नंबर 9 पे आता है हमारा मशीनता, हमारा थकान प्रतिरोधी। देखिए, फिर हम आपको बताते हैं तन्यता के बारे में कि तन्यता क्या होता है। लोहा में तन्यता क्या पाया जाता है, तो आपको हम तन्यता के बारे में बताते हैं। हेडिंग है हमारी तन्यता। तन्यता वो होता है धातु का वो गुण जिसके कारण, तन्यता में क्या होता है, धातु का वो गुण जिसके कारण धातु को खींचते हैं मगर खींचने पे टूटता नहीं। जैसे मेरा पेन है, इसको खींचते हैं, खींचने पे बढ़ता है। जैसे रबड़ को बढ़ाते हैं, बढ़ाने पे टूटती नहीं है। वही हमारा तन्यता का गुण होता है। धातु का वो गुण जिसके कारण उसे खींचने पर वो टूटता नहीं है, तार के रूप में बदला जा सकता है, उसे तन्यता का गुण कहते हैं। जैसे पतला तार है, पहले मोटा तार होता है, उसे ऐसे खींचने पे बढ़ जाता है, बढ़ जाने पे पतला रूप धारण कर लेता है, तार के रूप का हो जाता है। वही हमारा तन्यता कहलाता है। खींचने पे बढ़ता है और टूटता नहीं है। ये हमारा तन्यता का गुण, तन्यता में ये हमारा गुण पाया जाता है। इसके अलावा हमारा आता है आघात वर्धनता। आघात वर्धनता में देखिए क्या है, धातु का वो गुण जिसके कारण उसे ठंडी अवस्था में, धातु का वो गुण जिसके कारण उसे ठंडी अवस्था में पीट कर या रोलिंग करके चादर के रूप में बदला जाए, चादर के रूप में बदला जा सकता है, उसे आघात वर्धनता कहते हैं। जो मोटा लोहा होता है उसे पीट करके बढ़ा करके चादर के रूप में प्रयोग करते हैं और फिर उसको रोल बना लेते हैं। वो हमारा आता है आघात वर्धनता। धातु को पीट करके पतला करना, पतला करने के बाद गोल के रूप में तैयार कर लेना, वो हमारा आता है आघात वर्धनता में। फिर हमारा आता है लचीलापन। देखिए, लचीलापन का मतलब होता है मुलायम। जैसे ऐसे पेन को ऐसे मोड़ दो, मोड़ देने पे ऐसे मुड़ जाता है, इसके बाद छोड़ देने पर पुनः अपनी अवस्था में फिर से चला जाता है, वो हमारा लचीलापन होता है। तो देखिए, लचीलापन में क्या होता है, धातु का गुण जिसके कारण उस पर बल लगाकर खींचने पर उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, बल को हटाने पर वो अपनी पूर्व स्थिति में फिर पुनः चली जाती है। ये हमारा लचीलापन ऐसा ही होता है। जब किसी प्लास्टिक के किसी सामान को ऐसे मोड़ते हैं, मोड़ देने पे ऐसे मुड़ जाता है, छोड़ देने पे फिर अपना वैसे ही सीधा हो जाता है, ये हमारा लचीलापन होता है। धातु में बल लगाने पर मुड़ जाना, मुड़ जाने के बाद बल हटाने पर, छोड़ देने पे फिर अपनी पूर्वी अवस्था में पहुंच जाना हमारा लचीलापन कहलाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है प्लास्टिकता। नंबर 4 पे आता है हमारा प्लास्टिकता। प्लास्टिकता में देखिए क्या दिया हुआ है, धातु का वो गुण जिसके कारण, प्लास्टिकता में धातु का वो गुण जिसके कारण दाब देकर निश्चित आकृति में बदल जाए और ऊष्मा तथा दाब को हटाने पर वापस पूर्व स्थिति में नहीं आए, इस गुण को प्लास्टिकता का गुण कहते हैं। देखिए, प्लास्टिकता क्या होता है, धातु या ऊष्मा को किसी डाई में लगाकर, एक हमारा डाई होता है, जैसे हमारा प्लेट बनाना होता है, कटोरी या गिलास, कुछ ऐसे बनाने होते हैं पार्ट, उसमें डाई लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, चद्दर होता है या गर्म लोहा होता है, डाई में डालते हैं, सांचे में डालते हैं और उसी रूप में
वो तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद उसमें रूप परिवर्तन नहीं होता, ठंडा होने पर वो पुनः अपनी स्थिति में नहीं आता है। इस प्रकार को प्लास्टिकता इस प्रकार से इसको प्लास्टिकता कहते हैं। इस गुण के कारण यदि धातु को पूर्व स्थिति में ना होता हो तो उष्मा तथा दाब को होना अति आवश्यक है, वो फिर पूर्ण रूप से अपनी दूसरी अवस्था में नहीं आता। इसके बाद देखिए हमारा कठोरीकृत का होता है कठोरता। कठोरता का गुण क्या होता है, ये हमारा आता है कठोरता। कठोरता में क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से कठोर होगी तभी तो उसको काट पाएगी, वही हमारा कठोरता होता है। जिसका ऊपरी सतह मजबूत होगा तभी वो कठोर होगा, यदि उसका ऊपरी सतह मजबूत नहीं होगा तो वो कठोर नहीं होगा। तो देखिए कठोरता क्या होता है, धातु का वो गुण जिसके कारण उसे कठोर पदार्थों से काटा या खुरचा तथा घिसा जाए तो वो इसका विरोध करे, तो इस गुण को कठोरता का गुण कहते हैं। जब किसी धातु को आप काटेंगे वो चिमड़ापन होगा, कठोर होगा, कटेगा नहीं, या खुरचेंगे तो जब खुरचने में खुरचेगा नहीं तो वही उसका कठोरीकरण होता है, वही उसका कठोरता होता है। जिस प्रकार से यदि तुम पे कोई प्रहार कर रहा है, तुम उससे ज़्यादा कठोर हो तभी तो तुम अपना बचाव कर पाओगे, और यदि आप उससे मुलायम होगे तभी तो तुम्हारे ऊपर दूसरा आदमी प्रहार कर लेगा। तो जब तुम कठोर नहीं होगे तभी तुम पे दूसरा आदमी प्रहार करेगा, जब तुम कठोर होगे तब तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार लोहा में है कठोरता, तो जब ये कठोर होगा तब इसको तो न चीजल से काटा जा सकता है, न फाइल से घिसिंग किया जा सकता है, और न तो खुरचनी से ऐसे खुरचा जा सकता है। तो ये आपका आता है कठोरता का गुण। जब फाइल से ऐसे घिसिंग करते हैं तो करने पे क्या होता है, जब मुलायम धातु होती है तो कटती है, जब मुलायम धातु नहीं होती तो फाइल से फाइलिंग करने पर उसका अनावश्यक मटेरियल नहीं हटता है। फिर आपका इसके बाद आता है चिमड़ापन। देखिए चिमड़ेपन के बारे में बताते हैं कि चिमड़ापन क्या होता है। चिमड़ेपन में है ये धातु का गुण जिसके कारण उसे चोट लगाने पर वो टुकड़े टुकड़े के रूप में या पाउडर के रूप में बदल जाती है। इस गुण को भंगुरता का गुण भी कहते हैं। धातु का वो गुण जिसके कारण उसे बार बार मोड़ने या मरोड़ने पर टूटती नहीं है, इसे चिमड़ापन कहते हैं। देखिए ये जो आपका चिमड़ापन होता है, धातु को ऐसे बार बार मरोड़ते हैं या इसे तोड़ते हैं, तोड़ने पे टूटता नहीं है, अब बढ़ता रहता है मगर टूटता नहीं है। ऐसे तोड़ने पे खटाक से अलग नहीं होता है, ऐसे मिरोड़ने पे टूटता नहीं, ऐसे मिरोड़ते हैं ऐसे तोड़ते हैं फिर भी वो टूटता नहीं है, चीमड़ होता है, तो वही उसका चिमड़ापन कहलाता है कि बार बार मोड़ने पे बार बार तोड़ने पे टूटता नहीं है और चिमड़ापन बना रहता है, जल्दी से अलग नहीं होता। जब तक इसको चीजल या और अन्य मशीन से नहीं काटते हैं तब तक ये अलग नहीं होता, इसमें चिमड़ापन का गुण पाया जाता है। फिर आपका आता है देखिए भंगुरता। भंगुरता क्या होता है, इसमें किसी भी धातु को टुकड़े टुकड़े करके उसे चोट मारने के टुकड़े टुकड़े के रूप में पाउडर के रूप में बदल जाता है, इस गुण को भंगुरता कहते हैं। भंगुरता का होता है, देखे होंगे जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन पे हैमर से मारे तो वो टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, भंगुरता होता है। जैसे ही हैमर मारेंगे, हैमर मारने पे तोड़ेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, इसे भंगुरता का नियम कहते हैं। ये इसके बाद आपका भंगुरता हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपका क्या आता है टेंसिसिल। ये टेंसिटी हुआ। टेंसिटी में जैसे आपका चिमड़ापन होता है वैसे टेंसिटी होती है। धातु को बार बार खींचने पे धातु टूटती नहीं है, धातु को बार बार खींचने पे खिंचाव लगाने पर वो टूटती नहीं है, इसे टेंसिटी का गुण कहते हैं। धातु को ऐसे खींचोगे तो वो एकदम ऐसे खींच लेने पे फटाक से टूट नहीं जाती है, वो फिर जैसे ही थोड़ा लूज होगा फिर अपनी स्थिति में आ जाती है, इसे टेंसिटी कहते हैं। धातु में धातु को खींचने पर धातु टूटती नहीं है और अपनी स्थिति में आ जाना टेंसिटी कहलाता है। मशीनता, जो धातु मुलायम होती है, मशीनतम धातु का गुण जिसके कारण धातु से दूसरी धातु पर मशीनिंग क्रिया आसानी से की जाती है, इस गुण को मशीनता कहते हैं।
धातु का वो गुण जिसके कारण किसी मशीन के द्वारा उसको आकृति प्रदान की जाती है, फाइलिंग करके, कटिंग करके, पंचिंग करके या मशीनिंग करके। जैसे हमें नट बोल्ट बनाना है तो नट बोल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई पार्ट लेंगे, पार्ट लेने पर उसको उसमें डेथ मशीन में जा कर के चैम्फरिंग करेंगे, चैम्फरिंग करने के बाद उसमें फिनिशिंग करेंगे, फिर इसके बाद उसमें चूड़ी काटेंगे। यही आपका मशीनिंग करण, मशीन के द्वारा सारा पार्ट बनना मशीनिंग कहलाता है। यदि मशीन उसमें काम नहीं करती है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो मशीनिंग क्रिया मशीन के द्वारा धातु में परिवर्तन करना मशीनिंग क्रिया कहलाता है। फिर इसके बाद आता है आपका थकान प्रतिरोधी। देखिए थकान प्रतिरोधी में क्या होता है, थकान प्रतिरोधी में क्या होता है, आपको धातु को बार बार खींचने पे या धातु को बार बार तोड़ने पे उसमें क्या होता है, आखिरी समय तक टूटने से बचाने के लिए धातु को बार बार खींचने पे, धातु को बार बार मोड़ने पे उसमें आखिरी क्रिया टूटने से बचाने के लिए जो क्रिया होती है उसे थकान प्रतिरोधी क्रिया कहते हैं। अंतिम समय तक धातु को टूटने से बचाने के लिए जो गुण होता है उसे प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं। आने वाले धातुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। इंजीनियरिंग कार्य में आने वाले वर्गों को, धातु के वर्गों को दो भागों में बांटा गया है। इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग में आने वाली धातुओं को दो रूप में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें कि नंबर 1 आता है लौह धातुएं और नंबर 2 आता है अलौह धातुएं। तो देखिए लौह धातुएं क्या होती हैं, नंबर 1 लौह धातुएं, नंबर 2 आपका आता है अलौह धातुएं। आपका नंबर 1 पे हुआ लौह धातुएं, नंबर 2 पे आपका होता है अलौह धातुएं। देखिए लौह धातुएं क्या होती हैं और अलौह धातुएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि लौह धातुएं क्या हैं और अलौह धातुएं क्या हैं। नंबर 1 आपका आता है लौह धातुएं। लौह धातुएं में वो धातुएं होती हैं जिनमें लोहा का गुण पाया जाता है, वो लौह धातुएं होती हैं। जिनमें लौह धातुएं वही धातुएं होती हैं जिनमें लोहे के अंश या लोहे के कण पाए जाते हैं या लोहा पाया जाता है, वो लौह धातुएं होती हैं। इसमें क्या धातुओं में लोहे के अंश के अलावा बहुत अल्प मात्रा में कार्बन, गंधक, मैंगनीज और तथा फास्फोरस आदि भी उपस्थित होता है। लौह धातुएं लोहा के अलावा इसमें गंधक, फास्फोरस, मैंगनीज और अन्य पदार्थ भी मैंगनीज तथा फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं। इन वर्गों में लोहा, इस्पात एवं इनके एलॉय भी आते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक लौह धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला करके मिश्र धातुओं का जन्म दिया जाता है या मिश्र धातुओं का जन्म होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाने से क्या होता है, एक अगली धातु तैयार होती है मिश्र धातु, जिसे हम लोग मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। फिर आता है उन्हें लौह मिश्र धातु कहते हैं, जैसे क्रोमियम, इस्पात, टंगस्टन, इस्पात आदि। लौह और अलौह धातुओं में अंतर। अब हम आपको बताते हैं लौह और अलौह धातुओं में क्या अंतर होता है। नंबर 1 पे देखिए, धातुओं को खींचकर तार के रूप में तथा पीटकर चादर के रूप में बदला जा सकता है। जो लौह धातुएं होती हैं हमारी, जो लौह धातुएं होती हैं उनको पीट करके चादर के रूप में, खींच करके तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, वो हमारी लौह धातुएं कहलाती हैं। नंबर 2, धातुओं पर चोट मारने पर एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है। जो हमारी धातुएं होती हैं उन पे चोट मारेंगे हैमर से चोट मारने पे,
हैमर से चोट मारने पे उनमें एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है। अपने में आवाज़, हर एक की आवाज़ अलग अलग आती है। लोहा में जैसे मारेंगे तो खन्न की आवाज़ आती है, तांबा में मारेंगे या पीतल में मारेंगे तो पतली आवाज़ आती है, लोहा की मोटी आवाज़ आती है। तो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग आवाज़ आती है। जिस प्रकार से मनुष्यों में हर एक आदमी की अलग अलग आवाज़ होती है, एक जैसी नहीं होती, उसी प्रकार से धातुओं में भी सबकी चोट मारने पे सबकी अलग अलग आवाज़ आती है। फिर देखिए, पारे को छोड़ करके सभी धातुएं ठोस होती हैं। पारे को छोड़ करके जितनी भी धातुएं होती हैं, सारी धातुएं सब ठोस होती हैं। इसके अलावा देखिए, धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। जो धातुएं हमारी होती हैं उनको मिला करके मिश्र धातु, नई धातु तैयार की जाती है। फिर नंबर, धातुओं का गलनांक अधिक होता है। जो हमारे लोहा है, चांदी है और ये तांबा है, पीतल, सबका गलनांक अलग अलग होता है। एक निश्चित तापमान से ज़्यादा जब उस तापमान तक पहुंच जाएंगे तो वो गल जाएगा। ठीक है, लोहा हो या तांबा हो या पीतल हो, सबका अलग अलग गलनांक होता है। एक निश्चित तापमान से आगे बढ़ जाने पे वो अपनी जो उसकी अवस्था है वो छोड़ करके पानी के रूप में पिघल जाएगा। ये हमारी अलौह धातुओं में होता है। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। जो हमारी धातुएं होती हैं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। जैसे लोहे की छड़ को आप भट्ठी में लाल करेंगे, भट्ठी में डाल देंगे तो क्या होगी, पूरी छड़ गर्म हो जाएगी। ये नहीं कि जितनी छड़ भट्ठी में पड़ी है उतनी ही छड़ गर्म हो। तो जैसे ही डालेंगे तो उष्मा पूरी छड़ पर प्रवाहित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इसको इतना लाल करने के लिए डाल दिया तो ये यहाँ तक पूरी छड़ लाल हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, आप छू नहीं पाएंगे। ये नहीं कि इतनी छड़ आग में है तो इतनी ही छड़ केवल लाल है। उष्मा का प्रवाहित एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा का प्रवाह चलता रहता है। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा प्रवाहित होती रहती है। फिर देखिए, हमारे अलौह धातुएं क्या होती हैं। अलौह धातुएं, हमारे अलौह धातुएं के बारे में बताता हूँ। अलौह धातुएं में इनको नॉन फेरस धातुएं भी कहते हैं। तो अलौह धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, वो हमारी अलौह धातुएं होती हैं। जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं वो हमारे अलौह धातुएं कहलाती हैं। तो देखिए, नंबर 1 अलौह धातुएं का, इनको खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है और ना ही पीट करके चादर बना सकते हैं। जो हमारी अलौह धातुएं होती हैं, क्योंकि इनमें बढ़ने की क्षमता नहीं होती है, तो इनको हम पीट करके चादर नहीं बना सकते हैं, ना तो ऐसे खींच करके हम तार बना सकते हैं, क्योंकि इनमें बढ़ने की क्षमता नहीं होती है। फिर हमारा आता है नंबर 2, धातुओं पर चोट मारने पर कोई विशेष प्रकार की आवाज़ आती है और इनमें चोट मारने पे, अलौह धातुएं में चोट मारने पे कोई आवाज़ विशेष प्रकार की नहीं आती है। फिर देखिए, हमारा नंबर 3 पे, धातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। जो हमारी धातुएं होती हैं, जो लोहा होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, मगर अलौह धातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। फिर देखिए, इसके बाद धातुओं को मिलाकर कोई भी मिश्र धातु नहीं बन सकती है। जो ये हमारी अलौह धातुएं हैं, इनको मिलाकर के कोई भी मिश्र धातु नहीं बन सकती है। फिर आता है हमारा 5 नंबर पे, कार्बन तथा सिलिकॉन को छोड़कर सभी धातुएं अधातु कुचालक होती हैं। कार्बन तथा सिलिकॉन को छोड़ करके सभी धातुएं असुचालक होती हैं। फिर देखिए, ऊष्मा उपचार का परिचय, इसके बाद ये समाप्त हो गया। फिर देखिए, ऊष्मा उपचार का परिचय, ऊष्मा को कैसे प्रवाहित करते हैं। ऊष्मा उपचार का परिचय, देखिए, ऊष्मा उपचार का परिचय, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरित होती है। तो देखिए, ऊष्मा उपचार के परिचय में हम आपको बता रहे हैं, किसी धातु या मिश्र धातु को एक निश्चित तापमान तक गर्म करने के पश्चात किसी निश्चित दर से ठंडा किया जाता है, जिसे धातु के आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है। इस क्रिया को ऊष्मा उपचार कहते हैं।
देखिए किसी धातु के जो आंतरिक गुण होते हैं, मुलायमता, जिसे मुलायमता कहते हैं, उसे कठोरीकरण करने के लिए ऊष्मा उपचार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी काटने वाले औजार को जितने तापमान में गर्म करेंगे और उसको गर्म करने के बाद, लाल करने के बाद पानी में डुबो देते हैं, तो उसका क्या होता है, जो ऊपरी सतह होता है वो कठोर हो जाता है। कठोर होने का और जो उसके अंदर की संरचना होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसे कि ऊष्मा उपचार जिसे ऊष्मा उपचार कहते हैं। इस क्रिया से इस्पात के आंतरिक संगठन पर प्रभाव पड़ता है। जो इस क्रिया करने से, ऊष्मा उपचार का परिचय करने या ऊष्मा उपचार करने से जो उसकी आंतरिक क्रियाओं पे होता है, मुलायमता का गुण होता है, वो कठोरता के गुण में जाकर के परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए इसमें कुछ विशेष गुणों का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसे कई स्थानों पर मोड़ना या ऐंठना पड़ता है। बहुत से स्थानों पर इसे कई प्रकार से प्रतिबल सहन करने पड़ते हैं। तो क्या होता है, ये ऊष्मा कई स्थानों से होकर के गुजरना पड़ता है, तो इसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसमें कि ऊष्मा का परिवर्तन कहते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के कर्तन औजार जिन्हें उपयुक्त पदार्थ जिसमें पर्याप्त कठोरता तथा चिमनापन अति आवश्यक होता है, साथ ही कर्तन औजारों का मुलायम होना भी आवश्यक होता है। कई प्रकार के ऐसे औजार होते हैं जिनमें कि कहते हैं कि पानी रखना। कई ऐसे टूल्स होते हैं जिनको कि एकदम लाल गर्म करने के बाद तुरंत पानी में डुबो देते हैं। पानी में डुबो देने पे क्या होता है, उनमें ऊपरी परत उनकी कठोरीकरण हो जाता है, जिससे कि हम दूसरे पार्ट को काट सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो, कठोरीकरण नहीं होता, तो हम दूसरे पार्ट को नहीं काट सकते हैं। जैसे देखिए हेक्साफ्रेम का ब्लेड होता है, यदि उसके दांते हार्ड एंड टेम्पर नहीं होंगे तो वो दूसरे लोहा को नहीं काट पाएगा। और कटिंग करते समय कूलेंट का इसलिए प्रयोग करते रहते हैं ताकि पार्ट और जाब का दोनों का टेम्पर्ड हार्ड ना हो। यदि टेम्पर्ड हार्ड हो जाएगा, उसकी एक निश्चित अवस्था के हिसाब से ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो क्या होगा, अपनी हार्डनेस को छोड़ देगा, और हार्डनेस को छोड़ने के बाद क्या होगा, वो कटिंग करना बंद कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है कि कटिंग करते समय जब लोहा को काटते हैं तो उसमें पानी या कूलेंट को डालते रहते हैं, ताकि वो अपनी हार्डनेस ना छोड़े और कटिंग करना ना बंद करे। देखिए इस्पात की संरचना, फिर इसके बारे में बताते हैं कि लोहे की संरचना कहते हुए इस्पात संरचना। इस्पात शुद्ध लोहा पूर्ण रूप से फेरेराइट का बना होता है। जो हमारा शुद्ध लोहा होता है वो पूर्ण रूप से फेरेराइट का बना होता है, जो कि मुलायम तथा तन्य धातु होती है। उसे कठोर आकर के बाहर ही किया जाता है, भट्टियों में गलाकर या पीट करके उसे कठोर किया जाता है। पहले हमारा जो लोहा होता है वो कठोर नहीं होता है, वो मुलायम होता है। उसे यहीं बाहर आकर के ही उसके टूल्स बना करके उसको गर्म करके या गर्म करने के बाद, ठंडा करने के बाद ही उसको कठोर बनाया जाता है। इसकी आंतरिक संरचना रवेदार होती है। जो हमारा लोहा होता है वो भुरभुरा होता है। जैसे उसको तोड़ेंगे या पीटेंगे, देखेंगे तोड़ने के बाद, उसके अंदर बालू के जैसे कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। बालू के जैसे कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि पता लगता है कि हमारा लोहा बालू के तरीके भुरभुरा दिखाई देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है। इसमें कितने परसेंट लोहा और कितने परसेंट कार्बन है। कार्बन को मिलाने से इस्पात की संरचना पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कार्बन को मिलाने पे क्या होता है, मिक्स करने पे इस्पात की संरचना बनावट पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये कार्बन फेरेराइट के साथ मिलकर एक रासायनिक मिश्रण बनाता है। ये कार्बन का होता है, कार्बन फेरेराइट के साथ मिल करके एक रासायनिक क्रिया करता है, मिलकर के एक रासायनिक पदार्थ मिश्रण बनाता है, जिसे सेमेटाइट कहते हैं। सेमेटाइट अत्यधिक कठोर तथा भंगुर। जो हमारा सेमेटाइट लोहा होता है वो अत्यधिक कठोर व सफ़ेद कलर का व भंगुर होता है। जो सेमेटाइट लोहा होता है वो अधिक कठोर
पाया जाता है। धातु में सिमेटाइट बनाने की क्रिया आंख से नहीं दिखाई देती है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा सिमेटाइट बनाने के लिए आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही उसको देखा जा सकता है। ऐसे खुली आंखों से आप नहीं देख पाते। इस्पात में जितनी मात्रा कार्बन की होती है, इस्पात में जितनी मात्रा कार्बन की बढ़ती है उतनी ही पेरलाइट की मात्रा भी बढ़ती है। साथ में फेरेराइट की मात्रा उसी अनुपात में कम से कम। संगठन के घटकों के अनुपात एवं परिवर्तन उस समय तक चलते रहते हैं जिस समय तक पूर्ण रूप से पेरलाइट युक्त होता रहता है। जब तक इस्पात में इसमें तब तक घटना चलती रहती है, तब तक हमारा पेरलाइट चमकदार नहीं बन जाता है। पेरलाइट बढ़ाने से इस्पात में समर्थन बढ़ती है तथा इसके कम होने की समर्थन कम होने के साथ होने लगती है। इसमें 0.083% की सीमा तक गर्म की मात्रा बढ़ने से इसकी समर्थन बढ़ती है। इस सीमा से अधिक कार्बन की मात्रा बढ़ाने से पेरलाइट की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार सिमेटाइट के बढ़ाने में कठोरता बढ़ती है। इसके बाद हमारा स्वतंत्र फेरेराइट काफ़ी मुलायम तथा तन्य होता है। जो हमारा सिमेटाइट होता है स्वतंत्र फेरस काफ़ी मुलायम तथा तन्य होता है। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है उसी प्रकार से हमारा फेरेराइट की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इस्पात का मुलायम तथा तन्यता कम हो जाती है। जैसे जैसे फेरेराइट की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस्पात तथा तन्यता की मात्रा कम होती जाती है, जिससे कि हमें हमारा शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। देखिए हमारा इसके बाद फिर इस्पात की संरचना में परिवर्तन। फिर देखिए हमारा फेरेराइट होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जीरो होता है A B C D E। देखिए इसमें क्या परिवर्तन होता जाता है। सबसे पहले होता है B में होता है 0.3%। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा C में होता है 6.6 सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद हमारा E में होता है 10%। देखिए इसके अलावा इस्पात की संरचना में परिवर्तन यदि इसमें दिया है परिवर्तन यदि 0.02% कार्बन वाले इस्पात के एक टुकड़े को धीरे धीरे समान दर से गर्म किया जाता है। जो 0.02% के एक कार्बन का जो टुकड़ा है या कार्बन की जो क्षण है या इस्पात है उसको धीरे धीरे गर्म किया जाता है। तो गर्म किया जाता है तो उसका तापमान 223 सेंटीग्रेड तक समान रूप से बढ़ता है। जो 223 सेंटीग्रेड तापमान तक बढ़ता है। 723 सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ता है। इसके अलावा क्या होता है फिर 700 सेंटीग्रेड कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। एक तापमान निश्चित समय तक इतना बढ़ता है। इस निश्चित समय के बढ़ने के बाद
थोड़ी देर के लिए जितना रहता है उतने ही लेवल में शांत हो जाता है, बराबर रहता है। फिर क्या करते हैं, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। इस अवधि में जो ऊष्मा धातु को दी जाती है उसका कुछ भाग इस्पात की आंतरिक संरचना में परिवर्तन में खर्च हो जाता है। जो हमारी ऊष्मा इस्पात में दी जाती है तो उसकी जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक संरचना में खर्च हो जाती है। जब आंतरिक संरचना में खर्च हो जाती है तो शेष भाग शेष तापमान बढ़ाने में, इसी कारण तापमान बढ़ाने की दर में कम हो जाती है। तो जितना हमें तापमान बढ़ाना है, तो जब हमारी आंतरिक संरचना को कुछ ऊष्मा दे करके उसको ठंडा कर दिया, शांत हो जाता है, तो हमारी जो आंतरिक संरचना होती है वो हमारी कमजोर पड़ जाती है, तो उतना ही तापमान हम नहीं दे पाते हैं। तापमान बढ़ाने की दर कम हो जाती है। इसके कुछ कम दर के तापमान 823 सेंटीग्रेड, 825 सेंटीग्रेड बढ़ता है। फिर आगे बढ़ने के टूटने गर्म किए जाए तो तापमान पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। जब ये एक निश्चित स्थिति तक बढ़ता है, बढ़ने के बाद वहीं पे शांत हो जाता है। शांत होने के बाद क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, जिससे कि फिर वही तापमान वो बिंदु जिस पर तापमान बारी बारी स्थित होता है उसे डिक्लेसियस बिंदु या पॉइंट कहते हैं। डिक्लेयर्ड हो जाता है, ठीक है, समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है तो उसे डिक्लेयर्ड कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, यदि इसी प्रकार इस्पात को उच्च तापमान पर वापस ठंडा किया जाता है, तो जैसे हम 700 सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया और 700 सेंटीग्रेड तापमान में इसको ठंडा किया, तो क्या होता है, उसका जो बाहरी वाला भाग होता है वो कठोरीकृत हो जाता है। कठोरीकृत करने के लिए ही हम एक निश्चित तापमान तक गर्म करते हैं और फिर उसके बाद एक निश्चित तापमान पर ठंडा करते हैं, जिसे कि हम कठोरीकृत क्रिया कहते हैं। ठंडे होते समय बिंदु के आसपास तापमान में स्थिरता आ जाती है। जिस समय गर्म करते समय पहली बार तापमान स्थिर हुआ, ठंडा करते समय अलावा तेज रोशनी भी दिखाई देती है। जब एकदम गर्म हो जाता है, गर्म होने पे जब एकदम ठंडा करो तो तेज लौ के साथ जलता हुआ जैसे दिखता है, अंगारे के समान दिखाई देता है। जब एक निश्चित तापमान तक हम गर्म करते हैं, तापमान पे गर्म करने के बाद हम ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, एक निश्चित लौ या एक निश्चित अंगारे की तरीके हमें दिखाई देता है। फिर क्या है, इसके आगे देखिए, इससे ऐसा लगता है कि ऊष्मा बाहर निकल रही है। इस बिंदु को रिफ्लेक्सेस बिंदु कहते हैं। इस बिंदुओं के बाद ठंडा होने की दर समान रहती है जब तक कि संपूर्ण धातु या इस्पात पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि 0.02% कार्बन वाले इस्पात में 723 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 सेंटीग्रेड ताप के मध्य में परिवर्तन होता है। क्या होता है, जब 723 सेंटीग्रेड तापमान देते हैं तो तापमान देने के बाद एक निश्चित स्थान पे ठंडा होता है। ठंडा होने पर फिर हम 825 सेंटीग्रेड तापमान देते हैं, तब उसमें रूप में परिवर्तन होता है। जब एक निश्चित तापमान से ज़्यादा तापमान देंगे तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इसमें एक निश्चित परिवर्तन हो रहा है। फिर देखिए क्रांतिक तापमान क्या होता है।